The earlier party in power was replaced by the party. So you had President Trump taking over. So उसके पहले तो लग रहा था कि शायद मिले ना मिले, बोल नहीं सकते, because this is, as I said, extradition is though a legal process, it is a legal process in political domain, diplomatic domain. So there are a lot of ifs and buts which can come up. But fortunately, the stand of the US government remained consistent. नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और मेरे साथ आज जुड़े हैं अतुल चंद्र कुलकर्णी जी, महाराष्ट्र कैडर के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, जो कि मुंबई पुलिस में ज्वाइंट सीपी क्राइम रहे हैं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को उन्होंने हेड किया, उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में अपनी सेवाएं दी। कुलकर्णी साहब वो अधिकारी हैं जिन्होंने तहव्वुर हुसैन राणा की भारत में एक्स्ट्राडिशन के लिए जो बेस बनाना था, जो शुरुआती मीटिंग्स हुई थी, उनमें उनकी एक अहम भूमिका थी। आज हम इसी मुद्दे पर उनसे हम बात करने वाले हैं। कुलकर्णी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है रायसीना रिपोर्ट्स में। नमस्कार। सर, मैं जानना चाहता हूं कि पहली बात तो ये कि जो हमारे 26/11 मुंबई हमलों को लेके जो हमारे जख्म हैं, राणा के एक्स्ट्राडिशन से वो उन जख्मों पर कुछ मरहम लगी है या अभी भी वो जख्म हरे हैं और अभी कुछ ऐसे अपराधी बचे हुए हैं 26/11 के, जिनको जाहिर तौर पर मेरा इशारा पाकिस्तान की तरफ है, जिनको अभी सजा मिलनी बाकी है? मतलब मैं उसको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। देखिए, बंबई में ये 26/11 के सिलसिले में 12 अलग अलग ऑफेंसेस दर्ज हुए उसी समय। और एनआईए, आपको विदित होगा कि एनआईए का एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, एनआईए केम इनटू एग्जिस्टेंस पोस्ट 26/11 because we did not have any federal legislation to deal with such kind of incidents. So जब एनआईए में अलग से शुरू के दौर में ही एनआईए के अलग से कुछ ऑफेंसेस दर्ज हुए 26/11 के सिलसिले में, जिसमें कि एक जो है वो राणा के खिलाफ, मतलब राणा और 7 या 8 अन्य इनके खिलाफ दर्ज हुआ, जिसमें the barring Rana, we have not got anybody in that offense. It was a larger offense related to conspiracy connected with 26/11. And the other accused in that are, most of them are Pak army officials and some of them are other Pak nationals. So, unko to hum abhi tak, I mean, we have still not got hold of them. इस नजर से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 26/11 का क्लोजर राणा के आने से नहीं हुआ है, और ये मतलब ये प्रोसेस अभी जारी रहेगा कुछ समय तक। तो अभी सर, जब पहली दफा ऐसा ख्याल आया कि तहव्वुर हुसैन राणा को और डेविड कोलमैन हेड भी जब वहां अमेरिका में गिरफ्तार हो गए तो उनके एक्स्ट्राडिशन की मांग की, तो आपको ऐसा लगा था कि ये काम हो पाएगा? राणा के सिलसिले में कोई डाउट इसलिए नहीं था क्योंकि राणा की पनिशमेंट भी कम थी। वहां पे 14 साल की पनिशमेंट हुई उसको 2009 के अरेस्ट के बाद में, 9 या 10 के अरेस्ट के बाद में, और उसकी रिहाई भी थोड़ी जल्दी हो गई क्योंकि उसने 9 साल की पनिशमेंट काट ली थी। जबकि हेडली की केस अगर हम कंसिडर करें तो हेडली को तो 35 साल की पनिशमेंट, और हेडली के प्ली बार्गेन में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लॉज ये था कि उसको एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाएगा या पाकिस्तान या इंडिया को। सो जहां तक हेडली का सवाल है, मुझे, आई मीन, वी वर प्रीटी क्लियर, मी, मिस्टर उज्जवल निकम, एडवोकेट उज्जवल निकम, who is these days member of parliament, वी वर वेरी क्लियर कि ये मिलना बड़ा मुश्किल है। बट राणा के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक थोड़ा सा मैं करेक्शन आपके शुरू के इंट्रोडक्शन में जो आपने बताया था उसमें करूंगा। माय एसोसिएशन विथ राणा, आई मीन विथ राणा's केस came up pretty late when I joined the NIA, because अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, मैं जैसे हम लोग आगे चलेंगे,
अगर डेट्स देखेंगे तो ऑफेंस दर्ज हुआ है 2009 के नवंबर में अगेंस्ट राणा एंड अदर्स इन एनआईए केस, एंड देयर आफ्टर ऑफ कोर्स देयर हैज बीन अ रोकना प्रोसेस चाहूंगा, इन। लेकिन 26/11 के मामले से आपका जुड़ाव तो बहुत पहले हो गया था, क्योंकि जो हेडली का डिपोजिशन था कोर्ट में हुआ था, मुंबई की अदालत में हुआ था 26/11 के सिलसिले में, उसकी तैयारी के लिए भी आप अमेरिका गए थे। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो जहां तक हेडली का सवाल है, इसे क्या हुआ, इट्स एक्चुअली मेज इन डिप्लोमेटिक लीगल वर्ल्ड। जब आप ऐसे दूसरे किसी कंट्री में बेस्ड आदमी के बारे में सोचते हो, उसको अरेंज करने के बारे में, उसको लाने के बारे में, आपके देश में आपके कोर्ट के सामने लाने के बारे में, तो एक एक करके ही हम लोगों ने उस समय से तय किया था और ले रहे थे। तो जहां तक मुंबई का केसेस है, मुंबई महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच की, मुंबई क्राइम ब्रांच की केसेस है जहां तक, तो मैं डेफिनेटली मैं उनसे काफी समय से जुड़ा रहा, इवन ड्यूरिंग माय अर्लियर टेन्योर इन द इंटेलिजेंस विंग। सो उससे जुड़ा हुआ था। बट राणा के जो एफर्ट्स हुए वो सब काफी सारे एनआईए की तरफ से हुए, और उसमें मैं काफी लेट जुड़ गया। यही मेरा मतलब, जस्ट अ स्मॉल करेक्शन इन व्हाट यू सेड। Not that I was not connected, I was definitely connected, keeping a track of things. But the initial meetings, etc., happened with the then NIA officers. Yeah, go on, please. सर, जब आप हेडली के डिपोजिशन के लिए जब आप अमेरिका के, जाहिर तौर पर राणा के एक्सट्रेडिशन को लेकर भी कुछ बात हुई होगी, कुछ भूमिका हुई होगी आपकी वहां पे, जस्टिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से, एफबीआई से, तमाम लोगों से बात हुई, हेडली के वकीलों से भी आपकी बात हुई होगी। तो उस समय आपको लग रहा था कि राणा का जो एक्सट्रेडिशन है, इट इज नॉट अ फार फेच्ड थिंग, ये हो जाएगा? इसके दो पहलू हैं। एक तो मैं और उज्जवल निकम जी जो गए थे अगस्त 15 और जनवरी 16 में गए थे, तो उस समय हमारा मेजर फोकस ऑब्वियसली हेडली था। और दूसरा पहलू यह है इसका कि राणा का कन्विक्शन होके वहां पे केवल 4 ही 5 साल हुए थे, और उसको 14 साल का कन्विक्शन हुआ था। तो उस समय तो थोड़ा सा प्रीमेच्योर था कि भाई आप ये पता कर ले कि राणा के बारे में क्या होने वाला। And the US agencies were pretty tight-lipped as far as anything else other than Headley goes. But as you said, we were expecting that Rana के केस में ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि उसको 14 ही साल की पनिशमेंट थी। और यूएस लॉज के मुताबिक जब आप 80% अपना पनिशमेंट कन्विक्शन काट लेते हो, तो उसके बाद में आपको रिहा किया जा सकता है, जो कि राणा के केस में हुआ। उसको 9 साल के बाद में, 14 साल के पनिशमेंट में से 9 साल काटने के बाद में उसको रिहा किया गया था। तो वो हम लोग जब भी हम लोग टाइमलाइन की बात करेंगे उसमें आएंगे। सर, वो आप कह रहे थे कि आपका जो एक्टिव एसोसिएशन हुआ राणा के एक्सट्रेडिशन प्रोसेस से तब हुआ जब आपने एनआईए ज्वाइन कर लिया। तो जी, किस तरीके से वहां पर बातचीत का, अगर मीटिंग्स कैसी रही, यूएस के अधिकारियों का रवैया कैसा था? थोड़ा सा हम लोग टाइमलाइन इसका समझ लेते हैं इस पर। राणा गोज, जैसे मैंने बताया, राणा की कन्विक्शन 14 साल की हुई थी, लेकिन राणा की अरेस्ट जो है वो अक्टूबर 2009 में हुई थी, और कन्विक्शन उनका हुआ जून 2011, तकरीबन 2 साल के बाद में, आफ्टर अरेस्ट। 2011 के ही दिसंबर में एनआईए ने अपनी चार्जशीट डाल दी अगेंस्ट राणा एंड अदर्स। Then in September 2012, we sent our first extradition request. But there were some suggestions, some meetings started thereafter. So 2018 दिसंबर में यूएस डीओजे के साथ में, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ में एनआईए की पहली मीटिंग काइंड ऑफ फेस टू फेस हुई, जिसमें यूएस के बाकी डिपार्टमेंट्स के कोई नहीं थे। डायरेक्टली बिटवीन एफबीआई एंड NIO meeting हुई। Thereafter, in 2019, as an outcome of that meeting, 2019 के सितंबर में दोबारा रिवाइज्ड एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेजी गई, और उसके बाद में मई 2020 में राणा ने अपना अर्ली रिलीज के लिए कोर्ट में फाइल कर दिया एज पर लॉ, कि भाई मैं 11 में आप मुझे कन्विक्ट कर लिए हो, तो अभी 9 साल हो गए,
तो मुझे अभी आई वांट टू बी रिलीज्ड अर्ली। तो फिर मई 2020 में इनाया तो अपना मतलब कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर ही रही थी। बीच में भी कई सारी विजिट्स हो गई एनआईए के ऑफिसर्स की वगैरह। तो जैसे ही वहां पे उसने अपना रिलीज का डाल दिया, अर्ली रिलीज का, एनआईए ने प्रोविजनल अरेस्ट का मेमो भेज दिया अपना, उसी साल में 2020 में। बाद में राणा ने उसी समय दोबारा फिर से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल के थ्रू रिलीज के लिए छोड़ दिया एप्लीकेशन कोर्ट में। अब जून 2020 में दोबारा उसने कोर्ट में दाखिल करी अपनी अर्जी की, मुझे रिलीज कीजिए बिफोर टाइम। 2020 में राणा वाज ग्रांटेड बेल, सेम इन जून सॉरी, and he was next day, I think 2 days after his first release on bail, he was arrested by US Marshals based on our request, NIA's request, अरेस्ट मेमो जो हमने भेजा था। तो उनको मार्शल्स ने अरेस्ट करके दोबारा रख दिया कस्टडी में, और एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स जारी थी। Extradition proceedings came to be completed. The hearing got completed in June 2021, and तो उसके बाद में कई सारे जो है उनको यूएस लॉ के मुताबिक एक्यूज्ड को ये मिलते हैं some steps they can take, legal steps। तो उसने क्या किया, उसने एक अपना अलग से मोशन अप्रैल 2023 में डाल दिया। Again, I mean, his whole effort has been to get himself released and skip the extradition if possible. So मई 2023 में कोर्ट ने फैसला दिया कि एक्सट्रेडिशन किया जाए इसका। सो एक्सट्रेडिशन के फेवर में फैसला कोर्ट ने दिया मई 2023 में। आप इधर आए कब है देख लीजिए, उसके बाद में भी मतलब काफी अरसा भी था जब वो when he could actually लैंड इन इंडिया। देन मई 2023 में जब उसका एक्सट्रेडिशन वाला फेवर कर लिया कोर्ट ने, रूलिंग दे दिया, तो उसने अपील के लिए फाइल किया। He had 2 statutory appeals thereafter, जिसमें से उसने पहला मई 2023 में तुरंत फाइल कर दिया, जिसमें यूएस डीओजे ने जून 2023 में, by now I had come in the NIA, so now I am aware of the processes. So we were continuously in touch with DOJ, we were insisting and they were kind of complying also in that sense, I mean they were helping us। तो उन्होंने हमारे कहने के ऊपर अपना रिप्लाई फाइल कर लिया, हमारे कहने के हिसाब से, what we wanted to say, फाइल ourselves। जुलाई 2023 में राणा ने काउंटर फाइल किया। This process goes on for quite some time and it's very painful process। Court again in August 23 ruled in favor of extradition। इसके बाद में राणा ने दूसरा अपील फाइल किया, वो जो यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द 9th सर्किट करके बोला जाता है, उसमें उन्होंने फाइल किया अगस्त 2023 में ही, तुरंत उसी दिन जिस दिन कोर्ट ने एक्सट्रेडिशन के फेवर में अपना रूलिंग दे दिया। अक्टूबर 2023 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उसको पूछा गया कि भाई आप अपना से दे दीजिए, तो उन्होंने अपना से फाइल किया, और राणा ने जो है वो दोबारा काउंटर फाइल किया नवंबर 2023 में। ये लंबा एक टाइमलाइन इसमें है, एंड ऑफ कोर्स एज यू आर अवेयर, आई थिंक March or April 24 he was finally on Indian soil kind of extradited to NIA। ये मैं आपको deliberately ये बता रहा हूँ कि ये ऐसे इस तरीके से चला, so that you are aware, I mean people are aware, those who are watching, that it is a very long and drawn process and there are a lot of ifs and buts in the whole process। कोई ऐसा वक्फा आया आपको लगा कि नहीं, मामला थोड़ा मुश्किल है, फंस सकता है? क्या होता है, if you recollect, I think 24 itself, the US had its own elections, and the earlier party in power was replaced by the party, so you had President Trump taking over।
सो उसके पहले तो लग रहा था कि शायद मिले ना मिले, बोल नहीं सकते, बिकॉज दिस इज, एज आई सेड, extradition is though a legal process, it is a legal process in political domain, diplomatic domain. So there are a lot of ifs and buts which can come up. But fortunately, the stand of the US government remained consistent since 2020 onwards. And by 24, then we could get him. And President Trump went on record saying this, that I don't want to host the criminals of other nations, and especially the terrorist criminals. So it was kind of a very big signal to us that now Rana's extradition will come through at the earliest. And it really came through. There was a consistent cooperation from the US side, I must say. As I said, it was a long and drawn process. And in that process, the assistance from the US side was phenomenal. सर, राणा के दो सवाल है मेरे यहाँ पे। पहली बात तो यह है कि राणा का रोल, हेडली के रोल को, अगर आप दोनों के रोल को कंपेयर करें 26/11 मुंबई हमलों के बीच में, तो हेडली का रोल जो है वो मुख्य था, जो प्राइमरी रोल था वो हेडली का था, और राणा का रोल पेरिफेरल था। लेकिन किन वजूहात से, आप जानते हैं कि हेडली को किन वजूहात से, जिस तरीके से उसको अमेरिका में प्ली बार्गेन मिला और जिसमें उसके एक्स्ट्राडिशन की मनाही कर दी गई, उनकी वजह आप जानते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे राज हमें लगता है कि हेडली के पास थे जिससे जिससे जो यूएस की एजेंसीज जो हैं वो कुछ अच्छी रोशनी में नजर नहीं आती। और हेडली को Yes. Yeah, sorry. Go on. हाँ, go on, go on. हेडली को राणा के खिलाफ गवाह बना दिया गया, जबकि होना यह चाहिए था कि राणा को हेडली के खिलाफ गवाह होना चाहिए था। पहला पार्ट में आपको, आपने आखिरी जो पूछा वो पहले बोलता हूँ। सी, एज आई टोल्ड, अगर 35 साल की उसको पनिशमेंट हुई है हेडली को, और अगर उसकी प्ली बार्गेन में स्पेसिफिक कंडीशंस है कि इसको एक्सट्राडिट नहीं किया जाएगा, बल्कि he was bound by the plea bargain that he will depose in the courts by video conference. This was the part of plea bargain. So there was no question of our getting Headley. But definitely Rana ke bare mein we were all hopeful and it did come through. Now, as you say, see what happens when we are dealing with the court affairs, the affairs in the court, the way things go on in the court, you have to ensure that the case lands in conviction. Now, in that process, you will probably be bargaining in, dealing with some of the accused in a different fashion. What you say is right. Headley had a more prominent role to play, but I would say that Rana's role was no less prominent. Why? Because Rana was the first person who offered Headley the necessary and solid cover which he had to have for being in India and for visiting India very often. That travel agency. There was also second thing which which Rana did for Headley was he put him through to some contacts in India. He also ensured that there is a communication channel, properly developed and secure communication channel by which Headley can operate. After each visit, Headley would travel to Pakistan and then to Canada to meet Rana. So basically, Rana was the kind of what we can say, kingpin in a way, who was aware of everything, who was also the person who was guiding him. So to that extent, I will say that both had equally important role to play, though Rana's role was, and the Headley's role was more visible. But Rana's, though less visible, it was also equally important. So if you ask me, you cannot really differentiate between the two in terms of importance.
So my Headley coming and deposing, as you said, against Rana is okay, part of the game. एसोसिएशनशिप काफी डीप थी और ये क्या कर रहा है वो उसको पता था, क्योंकि काफी सारी ईमेल्स एक्सचेंज हुई है from time to time, even during the whole panning out or the whole process of 2611 uh, taking up and getting into place. So ये पूरे दौर के दरमियान उसने उसको ईमेल आईडी बना के दे दिया, उसको उसके पासपोर्ट के और वीजे के एप्लीकेशंस के लिए मालूम होते हुए भी उसने झूठ इंफॉर्मेशन सबमिट करी, जो है राणा का बोलता. Then Rana's partner kind of got wild at him and probably left the outfit, etc. So basically, Rana was very much aware what Kidney is up to, and I am sure both of them knew what the masters in Pakistan want, and they were on the same page. राणा ने भारत का भी दौरा किया. हाँ, नहीं तो अभी वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया होगा when they have actually kind of confronted him. So I'm not privy to all those details, but definitely it would have come out कि वो अगर बॉम्बे में आया तो कहाँ रुका था, क्या किससे मिला था, क्या क्या किया था उसने वगैरह. Because by then Headley had already left. This was few days before the 2611 attack that he had come to India, and Headley had left I think a month or so earlier. His last visit before the 2611 was in September, if I recollect properly. And one he, of course, made after 2611 also, which was in March 2009. At that time, he made recce of NDC in Delhi and Shabad House in Goa and German Bakery in Pune and so many other outfits, so many other places. सर, अभी जो पाकिस्तानी गुनाहगार हैं 26/11 के हमले के, खासतौर पर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर, क्या राणा की गवाही से उनकी भूमिका पर भी कुछ रोशनी पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी. जो भी पाक प्लेयर्स, सी पाकिस्तान हैज आफ्टर Headley's deposition, Pakistan has stopped calling it a non-state actor game, whole 2611, because the role of Pakistan state actors in terms of their army officers and all that was very well documented before a court in the country. So thereafter they have never stated that. But Rana is definitely going to throw a different perspective up about the role that Pakistan army officials would have played. And generally, every individual in Pakistan, including the Pak-based terror outfits, individuals, that would have been played. सर, अभी भी आपको लगता है कि 26/11 हमले की साजिश के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनका उजागर होना बाकी है, या अब हमारे सामने पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है? खासतौर पर मेरा सवाल एक कॉन्टेक्स्ट में, बहुत सारे लोग शक करते हैं कि जिस तरीके से जो टेररिस्ट, जो अटैकर्स थे, जिनको गाइड किया जा रहा था, क्या उनको कोई ग्राउंड सपोर्ट हासिल थी? इसको लेके बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं. एक मैं आपको बताऊं, जो एक पुलिस ऑफिसर के हैसियत से बताता हूं, किसी भी पहलू को हम पहले ही मना नहीं करते हैं जब इन्वेस्टिगेशन जारी है. तो इसमें तो इन्वेस्टिगेशन अभी क्लोज नहीं हुई है, सो डेफिनेटली इसमें कोई भी नया पहलू नए सिरे से उजागर हो सकता है, सामने आ सकता है. जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर राणा के डिपोजिशन में, राणा के इंट्रोगेशन में अगर वो कोई नई रोशनी डालता है किसी के रोल पे बेस्ड इन इंडिया, तो नया नया मुद्दा सामने आएगा. सो ये बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जहां तक ज्ञात है अब तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई रोल अभी तक तो सामने नहीं आया है. सर, मुंबई 26/11 हमले में सिविलियंस की तो जान गई, इसके अलावा मुंबई पुलिस के काफी अधिकारियों को जान गंवानी पड़ी, जिसमें से 2 IPS अधिकारी थे, आपके कैडरमेट थे. लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूंगा खास तौर पर तुकाराम ओंबले के बारे में, जिनकी शहादत ने हमें जो अजमल कसाब है उसको पकड़ने में मदद किया. अगर वो शहादत नहीं दी होती उन्होंने, तो क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ इतना मजबूत केस अपना बना पाते?
बड़ा ही अहम सवाल ये है। और मैं ये कहूंगा कि ओमले जी के हम पूरा भारत जो है वो उनका आभारी होना चाहिए इसमें, क्योंकि एक अलग इसमें डायमेंशन आ रहा था। हेडली वाज वन who was too smart. Okay. In fact, I always say that a country has to be very fortunate to get an agent like Headley, and Pakistan was indeed one, because in Headley they got an excellent operative. And this I have seen when Headley was deposing in the courts. कोर्ट की प्रोसीडिंग सुबह यहाँ के इंडियन टाइम सुबह 7:15 7:30 शुरू होती थी। 10 दिन चली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इन 2 phases, once 5 days and another 5 days after a break. तो and it would go on till about 1:30 in the afternoon India time, which would be exactly opposite in USA. So 7:30 in the evening and 1:30 at night, midnight, past midnight. And the court wanted to read over the whole day's proceedings to Headley. And Headley was so sharp that he would say, "No, I have not said like this. मैंने ये नहीं कहा है. उसकी जगह मैंने ये बोला था at 1:30 in the night." So Headley was really a sharp fellow. हेडली वांटेड टू इम्प्रोवाइज। तो हेडली ने जो है वो सिद्धिविनायक टेम्पल का दौरा किया, और उसमें उसने पाया कि हिंदूज किस तरीके से प्रे करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या पहनते हैं मंदिर में जाने के बाद में, कैसे प्रसाद चढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह। तो उसने ये पाया कि हम लोग जो है धागा बांधे अपने रिस्ट के ऊपर, हाथ के, तो ये धागा जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा उसको लगा। तो उसने वहां से धागे खरीद लिए, और पाकिस्तान जाने के बाद में वो आइडिया उसने लखवी को बेचा, कि भाई उसको कन्विंस किया कि भाई ये कर लो तो आप हिंदूज की आइडेंटिटी में चले जाएंगे, अपने टेररिस्ट जो है वो, जो काम करने वाले हैं वो। और उस समय अगर आपको याद होगा, दिस वी आर टॉकिंग ऑफ 2008, एंड ऑलरेडी मालेगांव के चलते एक हिंदू टेरर एंगल जो है वो करेंसी ले चुका था डिस्कोर्स में, पब्लिक डिस्कोर्स में। सो और इन लोगों को जो है बाद में फिर इन्होंने काफी अच्छा इम्प्रोवाइज भी किया कि इन लोगों को केवल वो धागे भी नहीं पहना है, जो भी 10 लोगों की टीम आई उसमें, लेकिन उनको एक साउथ इंडिया में कॉलेजेस वगैरह के एक इनको आई कार्ड से भी फर्जी से दे दिया है एक को, हिंदू नाम वाले। तो अगर ओमले जी उसमें इसको नहीं पकड़ते कसाब को जिंदा, तो वो मरा मिलता, और मरा मिलता तो फिर तो वही हिंदू टेरर मॉड्यूल वाला एंगल करेंसी ले लेता कि ये लोग जो है वो हिंदू है, क्योंकि बताने वाला कौन था कि हम पाकिस्तान के। ये अकेला बचा तो ये बता पाया। और जहाँ जब मुझे याद है कि मैं और प्रेसिडेंट डीआईबी जो है वो हम लोग दोनों ही इनको पहली रात में इंट्रोगेट कर रहे थे, इसको कसाब को। वो दिल्ली से आए और मैं यहाँ से बम्बई से ज्वाइन हो गया। तो पहली रात में ही इसने सब चीज जो है वो अपनी बता दी थी, 3 साढ़े 3 4 घंटे में। और हमने वो दिल्ली भेज के, दिल्ली से यूएस एजेंसी के मार्फत वहां पे ग्राउंड चेकिंग भी कराई थी सब चीज, कि वो ओकारा डिस्ट्रिक्ट का है, इसकी फैमिली ऐसा, इसकी है, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें जो है वो उसने मतलब 95% चीजें जो है वो टैली कर रही थी, जो बता रहा था। तो पाकिस्तान का रोल जो है वो ऑन डे वन, इवन व्हेन दी 26/11 टेरर अटैक हैड नॉट कंक्लूडेड, इट वाज क्लियर। बिकॉज सुबह 6:30 बजे तक तो पिक्चर बड़ा क्लियर था हमारे लिए कि ये कौन लोग है, कितने लोग हैं, कहाँ से आए, इन्होंने कैसे अपनी ट्रेनिंग करी, इनको क्या क्या प्रोमिस किए गए पाक हैंडलर्स की तरफ से, वगैरह वगैरह। सो उमले जी का योगदान जो है वो बड़ा अमूल्य है, उसको हम कभी भी भूल नहीं सकते एज अ कंट्री। Which is why they came up with the argument that it is a non-state actors who have played this group of non-state actors, and state as such has nothing to do with the whole thing. But later on, if you recollect, they were also forced to register a case regarding 26/11 in their country, which progressed in a very ham-handed manner. Our advocate Nikam and team from Mumbai went there. Ramesh Mahale, the investigating officer, Mr. Ujjwal Nikam, they went there, but then they hardly got anything in return in terms of evidence, barring of course platitudes and promises. सर, आखिरी सवाल। आपने अजमल कसाब से बात किया, जो शुरुआती तौर पर बात किया था उससे, जिससे काफी हद तक तस्वीर साफ हो गई होगी।
क्या आपका पहला इम्प्रेशन क्या था उस सुसाइड अटैकर के बारे में, जो अपनी जान देने के लिए आया था और बेगुनाहों को मारने के लिए आया था? See, he was immediately segregated and taken away from the place where he was caught. So, barring the fellow who was traveling with him, he was aware that that fellow has died because he was, I mean, there were bullets pumped into him. But the others, he was under the impression that they are alive. So, he was not under too much of a pressure. So, he was his normal self. So, basically, he was chatting, he was happy, there was no remorse on his face. And he was revealing all the information very casually. I belong to such and such place. I was initially a small time offender. Then they picked me up. Then they took me to this place. Then I was put in training. I was offered this kind of money. I mean, it's ridiculous. If what he has told is correct, then he was offered some 3 lakh or 4 lakh Pakistani rupees as a compensation. And of course, the martyrdom tag and the family will be looked after and all the other promises. But that was a very cheap deal with any uh, person who undertakes such kind of a. दर्शकों, ये थे अतुल चंद कुलकर्णी साहब, जो हमें बता रहे थे तहव्वुर राणा के बारे में, किस तरीके से उसके एक्सपेडिशन की बिसात बिछाई गई और किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट किया गया। और इसके अलावा उन्होंने हमसे बात किया कि 26/11 हमले के जो गुनाहगार हैं उनमें से कुछ गिरफ्त में आए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गुनाहगार बाकी हैं जिनकी सजा जो है उनको अभी होनी है। कुलकर्णी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद रायसीना रिपोर्ट्स के दर्शकों से बात करने के लिए। Thank you. Pleasure talking to you, Rajesh.